नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये सेमिनार, ये वीडियो 8 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कवे की जो बुक है, ये उस पर बेस्ड है। और लीडरशिप सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन जो हम लोग अपने सेंटर पर ऑर्गेनाइज करते हैं और डिफरेंट कंपनीज में जाकर भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो 8 प्रिंसिपल इन्होंने स्टीफन आर कवे ने इस बुक में बताए हैं, ये संसार की द बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। और डेफिनेटली ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये इतने इफेक्टिव हैं, ये किसी भी लेवल पर अप्लाई किए जा सकते हैं। एक स्टूडेंट चाहे तो अपने लिए, एक हाउसवाइफ चाहे तो उसके लिए, एक ऑफिस वर्कर है उसके लिए, एक बॉस है उसके लिए, एक कंपनी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, हर एक चीज पे इसके अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसीलिए मैं अपनी लीडरशिप सीरीज में इसको मैं कवर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी ऐड करेगा। थोड़ा समझने के लिए सबसे पहले मेरी कंपनी missionGeniusMind.com, मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका टारगेट है 2025 तक 10 करोड़ इंडियंस को माइंड पावर के कंसेप्ट से एम्पावर करना। हमारी वेबसाइट mindguruindia.com, 8 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये बुक का जो नाम है, ये बुक आप जरूर नेट से पढ़ सकते हैं, जगह जगह पर अवेलेबल है। इसकी इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में भी इसका वर्जन अवेलेबल है। आप इस बुक को जरूर पढ़ें, डेफिनेटली पढ़ें। मैं इसका जो सार है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में कवर करके बता रहा हूँ। ये स्टीफन आर कवे, इनकी जो बुक थी, इन्होंने पहले 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम से बुक लिखी है, वो भी अवेलेबल है। इसके बाद द 8th हैबिट नाम से एक और बुक लिखी, तो वो 8 की 8 हैबिट मैं इसमें यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इनसे मैं सर्टिफाइड, मैंने इनका कोर्स अटेंड किया है, लीडरशिप का कोर्स अटेंड किया हुआ है, और इसीलिए मैं आपको ये चीज कवर करके बता रहा हूँ ताकि आप सभी को ये बेनिफिट घर बैठे बिठाए मिल सके। तो सबसे पहले द हैबिट नंबर वन इज बी प्रोएक्टिव। 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो अपनी सारी सिचुएशंस का जिम्मेदार परिस्थितियों को ठहराते हैं, और प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो हर चीज की जिम्मेवारी खुद पर लेते हैं। हर चीज का मतलब जो अपने कंट्रोल में है, जिनको इन्होंने स्टीफन आर कवे ने जिनको नाम दिया है, जिन्होंने इनको नाम दिया है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी जिन चीजों पर आप अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हो, उन सारी चीजों की जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लेते हो। जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, यानी जो आपके इन्फ्लुएंस से बाहर की चीजें हैं, उनके बारे में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपके कंट्रोल में है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और पर नहीं छोड़ते, आप खुद पर लेते हो। आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हो उन चीजों के लिए, आप किसी और को ब्लेम नहीं करते। ना तो मेरा माहौल मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना स्थितियां रिस्पॉन्सिबल है, ना समाज रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मैं हूं। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो मैं बदलाव भी लेकर आऊंगा। ये इसका बेस प्रिंसिपल है, बी प्रोएक्टिव। इससे पहले की चीजें बिगड़े, आई हैव टू बी एक्टिव, आई डोंट हैव टू बी रिएक्टिव। रिएक्टिव तो कोई भी, रिएक्शन तो कोई भी दे देता है। चीजें बिगड़ती हैं, उसके बाद चीखना चिल्लाना तो सबको आता है। स्पेशली हिंदुस्तान में तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। सॉरी टू से, ये हम सबकी अपनी प्रॉब्लम है, मैं खुद को इंक्लूड करके बोल रहा हूं, सबकी प्रॉब्लम है। प्रोएक्टिव होना, इनिशिएट करना चीजों को, उस पर एक्शन लेना, ये बहुत खास लीडर्स का काम होता है, और आप उनमें से एक हो। इस बात को एक्सेप्ट करो और अपने अंदर एक ग्रेट लीडर की क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश करो। द 8 habits of highly effective people. If you really want to be effective, be proactive. The first habit, very first habit. इसका मतलब है कि एक बार फिर समझाने के लिए कह रहे हैं कि जीवन आपके साथ केवल होता नहीं है, आप अपने जीवन को क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं। ये फर्स्ट हैबिट है, ये फर्स्ट हैबिट है। और जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर
नहीं लेते तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते। सबसे पहले सारे बदलाव की शुरुआत इससे होती है, इससे, खुद से, अपने आप से होती है। इसलिए बी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। हर सिचुएशन में आपके पास, हमारे पास एक चॉइस होती है, किसी और पर ब्लेम करें या इस पर ब्लेम करके अपने आप को ये चेंज स्वीकार करके बदलाव लेकर आए। ये सिचुएशन हर बार अराइज होती है। तो इसलिए इसको हर मोमेंट पे याद रखना कि आई एम ए प्रोएक्टिव लीडर, आई एम ए प्रोएक्टिव लीडर। से टू योरसेल्फ वंस अगेन, आई एम ए प्रोएक्टिव लीडर। मैं उस समय में काम करता हूं जब लोग चीजों के बारे में सोच भी नहीं पाते, मैं उस समय में भी चीजें क्रिएट कर पाता हूं। यही विजनरी लोगों की पहचान होती है। जो विजनरी लोग होते हैं उनकी प्रोएक्टिव होना। गूगल के, जिस समय में गूगल का डिजाइन हो रहा था, 1997 के आसपास की बात है, मुझे अच्छे से याद है। उस समय में गूगल ने जब सर्वर खरीदे थे, सर्च इंजन के लिए, तो बहुत सारे लोग उन पर हंसते थे। गूगल के जो फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनके ऊपर लोग हंसा करते थे कि क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी विजन होती है। जब आप सोचते हो, आपकी सोच इतनी दूर तक जा पाती है, आपको पता है कि एक समय ऐसा आने वाला है, आज का मतलब नाम है जहां सर्च मीन्स गूगल। सर्च और गूगल एक ही चीज के दो अलग अलग नाम आजकल हम लोग ऐसा मानते हैं। ये कब से संभव हुआ? बिकॉज दे वर सो प्रोएक्टिव, सो प्रोएक्टिव कि उन्होंने उस समय में एक्शन लिया, सिर्फ बातें नहीं की, एक्शन लिया। दे वर प्रोएक्टिव। लोगों की बातें सुनी जरूर, इनपुट जरूर ली, लेकिन किया वो जो दिल ने कहा, जो आपके अंदर से जवाब आया, उस पर काम किया। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है, ये बिल्कुल क्लियर रखें। आप इस चीज के एंड में, इस पर्टिकुलर चीज जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी जिंदगी में जो आपने जो भी डिसाइड किया हो, उसका एंड क्या होने वाला है, ये आपको पता है। आपका टारगेट क्या है? एक तरीके से मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं, आपका एग्जैक्ट एंड टारगेट क्या है, आपको एग्जैक्टली पता है आप कहां पहुंचना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, सीधी भाषा में कहूं, कि आपको अपने गोल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आप पहुंचना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं पहुंचना ही नहीं चाहते। मैं कहूं ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। अमेरिका में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक सर्वे एक बार हुआ था, जब वहां के जो ग्रेजुएट्स वहां से जा रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप कहां बनना चाहते हो, आप जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हो। तो बहुत कम लोगों ने एक श्योर शॉर्ट आंसर दिया कि मैं ये करना चाहता हूं। सभी ने कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर, क्या ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाऊंगा। बहुत थोड़े से लोग थे जिनकी काउंट सिर्फ 20% थी, जिन्होंने डेफिनेट आंसर दिया कि मैं ये बनने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं। आप भी अपने जीवन में वो क्लैरिटी लाने की कोशिश करें। मेरा एक और लीडरशिप पर जो लेक्चर है वो है गोल ओरिएंटेशन, डिसाइड योर गोल्स नाम से एक मेरा वीडियो लेक्चर है लीडरशिप सीरीज में। आप लीडरशिप हिंदी संजीव मलिक लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली आपको अपना गोल पता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, ना दैट्स रिडिकुलस, उसका कोई मीनिंग नहीं है हमारी लाइफ के लिए। बहुत बड़ा आदमी मतलब कितना बड़ा, कैसा बड़ा आदमी? इस बात का जब तक हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी नहीं है कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, कितने ड्यूरेशन में बनना चाहता हूं, और बड़े आदमी का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, तब तक हमारा सबकॉन्शियस उस पर काम नहीं करता। सो बी वेरी क्लियर, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखें। इसका मतलब है कि अपने जीवन की एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि मेरे जीवन का मिशन क्या है। जैसा मैंने अपनी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट आपको बताया, टू एम्पावर इंडियंस विद कंसेप्ट्स ऑफ माइंड पावर एटलीस्ट 10 करोड़ इंडियंस बाय द एंड ऑफ 2025। तो ये एक मिशन स्टेटमेंट है, राइट? मिशन का मतलब ये मेरा मिशन है, मिशन 2025 में इतने लोगों को मैं एम्पावर करना चाहता हूं। अब उसके लिए फिर मैं एक्शन जो है तैयार करूंगा, अपनी प्लानिंग करूंगा,
अपना तरीके बनाऊंगा वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन पहले एक मिशन होना तो चाहिए, एक विजन होनी चाहिए कि मेरी विजन क्या है। मेरी विजन है सबको साथ लेकर चलना, अपनी ग्रोथ के साथ साथ सबकी ग्रोथ को एक साथ टारगेट करना, और जिसमें मैं सफल भी हो रहा हूं आप सबके सहयोग से। इस तरीके से जैसे अपने लिए स्टेटमेंट मैंने बनाई है, सिमिलरली आप भी अपने लिए ऐसी स्टेटमेंट जरूर बनाएं। ये बहुत जरूरी है। अगर इफेक्ट लाना चाहते हैं तो जिसको अपना गोल याद होगा वो डेविएट नहीं होगा। वरना एक आम इंसान के साथ क्या होता है, शुरुआत करते हैं, दो चार कदम बढ़ाते हैं, फिर कोई आकर आपको डिवेट करने वाला आ जाता है, नहीं ये रास्ता ठीक है, वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो डिवेट ही होते चले जाते हैं, उनको अपने टारगेट का पता ही नहीं है। कहा ना, जब निगाहें चांद पर होती है तो रास्ते के पत्थर दिखाई नहीं पड़ते। इसका मतलब ये है कि जब आपकी इतनी क्लियर विजन आपको होती है कि मुझे यहां पहुंचना है, तो आपकी छोटी मोटी बाधाएं आपके रास्ते से वैसे ही हट जाती हैं। वरना आप छोटी छोटी चीजों के चक्कर में अटके रहते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटे लेवल की बातें हैं और बहुत छोटे लोग ही इन चीजों में अटकते हैं। जो रियली इफेक्टिव लोग हैं उनको अपना टारगेट दिखाई पड़ता है और मुझे पता है कि मुझे इस टारगेट तक कैसे पहुंचना है, बस इतना। ये है इसका मीनिंग। हैबिट 3, हैबिट 3 कहती है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका सिंपल सा मतलब है बी ए गुड टाइम मैनेजर। यानी कि आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि पहले मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी की नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, नंबर 2 प्रायोरिटी क्या है। इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मुझे आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको अपने बारे में क्लियर होनी चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं, ये तो आपको पता है, जो पिछली हैबिट में हमने देखा। यहां हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, और मुझे किसको कैसे अरे मैनेज करना है, अपने टाइम को मुझे किस डायरेक्शन में लेकर चलना है। ध्यान रखिए ये प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। सपोज आपने एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया, आपने बताया, सपोज आपने कहा कि वजन घटाना आपका एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए, जो सबका प्रोजेक्ट हो सकता है। एक बेटर हेल्थ एक्वायर करना अगले 2 महीने में, ऐसा अपना टारगेट हो सकता है, जिसमें वेट मैनेजमेंट भी शामिल है। अब वेट मैनेजमेंट आपका टारगेट है, और अब सपोज एक उसी टाइम में आपको, आप ऑफिस से घर आए हैं, आपके पास थोड़ा सा 2 घंटे का टाइम है। उस टाइम में आप या तो कोई एक्सरसाइज करके अपने गोल पर, अपने टारगेट पर काम कर लें, या टीवी के सामने बैठकर अपना समय एंटरटेनमेंट में लगा दें। हालांकि वो बुरा नहीं है, लेकिन आपके गोल को अगर नुकसान पहुंचता है तो बुरा है। अगर आपका गोल पूरा नहीं होता उस चक्कर में, तो वो बुरा है। इसलिए पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हर चीजों को प्रायोरिटाइज करना आपको पता होना चाहिए, किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी मीडियम और किसकी लो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार लोग छोटे छोटे फोन कॉल के चक्कर में इतना समय बर्बाद कर देते हैं, व्हाट्सएप पर इतना समय लगा देते हैं। कभी कभी के लिए चीजें ठीक है, लेकिन अगर ये चीजें आपकी एफिशिएंसी को बीट कर रही हैं, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो बी केयरफुल, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको पता होना चाहिए लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। इसका मतलब है कि एक तरीके से बैलेंस बनाकर चलना। अगर मैं दूसरे शब्दों में इस बात को कहूं, बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग। ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट है जो मैं बहुत यूज करता हूं, और आप भी इस बात को समझ सकते हैं। हर जगह पर प्रॉपर बैलेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल वर्क करना है, केवल अपने टारगेट के बारे में सोचना है। डेफिनेटली एंटरटेनमेंट भी करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वर्क। जब वर्क है तो वर्क है, और उस समय कुछ और नहीं है। ऑफिस में मेरा कई बार ऐसा होता था जब मैं जॉब करता था, कि लिटरली घर वालों को सबको बोला हुआ था प्लीज नो फोन कॉल अंटिल अर्जेंसी। जब तक अर्जेंसी नहीं है तो फोन कॉल ना करें, क्योंकि उस समय मैं अपने पूरा ध्यान, एटलीस्ट दिन के 6 घंटे तो जरूर मैं अपने ऑफिस को सीरियसली देना चाहता हूं, क्योंकि वहां से मैं पेमेंट ले रहा हूं। ये कुछ समय पहले की बात है, जब मैं जॉब करता था। मेरा अपना बिजनेस है, तो इसलिए मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप भी इस बात को समझें कि जब घर में हो तो पूरी तरह घर वालों को टाइम दे, और ऑफिस में हो तो पूरी तरह ऑफिस को टाइम दे।
उस समय बाकी के इंटरफेरेंस को कम कर दें, ये इसका मतलब है। थोड़ा और आगे चलते हैं। हैबिट नंबर 4 इज थिंक विन विन। विन विन का मतलब होता है 4 सिचुएशन होती हैं अगर आप देखें, विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, या दूसरा तुम जीतो मैं हारूं, या हम दोनों हारे या हम दोनों जीतें। ये 4 सिचुएशन हो सकती हैं। बहुत कम लोगों को विन विन वाला ऑप्शन चूज करना आता है। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनको ये लास्ट चीज के बारे में पता है और जो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। देसी भाषा में कहूं अगर मैं, तो ना तेरी ना मेरी, ये हम दोनों के बीच की बात। जैसे हम रेट डिसाइड करते हैं, कभी कभी बार्गेन करते हैं, कहते हैं ना तेरी ना मेरी, तो तुमने अपना थोड़ा तुम कम करो, थोड़ा मैं अपना बढ़ाऊं, ऐसा करके हम बीच बीच की बात करते हैं। तो ये है विन विन, तुम भी जीतो मैं भी जीतूं एक साथ। और हर एक प्रॉब्लम का आउटकम जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर आपके पास ये 4 ऑप्शन हमेशा रहते हैं। बहुत सारे लोग तो विन लूज वाली सिचुएशन, जो मैंने कहा मैं जीतूं और तुम हारो, इस सिचुएशन पर काम करते हैं, यू नो, लाइक दिस। आप देख रहे हैं इस एग्जांपल को, सॉरी आई विन, मैं जीत गया। सामने वाले को तो आपने मार ही दिया ना। अधिकतर लोग जो थोड़े से ज्यादा एरोगेंट टाइप के होते हैं, वो विन लूज वाली सिचुएशन पर काम करते हैं कि मैं जीत जाऊं, बाकी सब हारे ना हारे, आई डोंट केयर। तो ये डिक्टेटरशिप वाली जो होती है या टेररिस्ट वाली जो काम है, ये वो वाला है, लिटरली ये वो वाला काम है। दूसरा लूज विन वाला काम भी होता है कि मैं हार जाऊं तुम सब जीत जाओ। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है या जिनको किसी टाइप का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपनी बात को सामने नहीं रख पाते और हमेशा ये मानते हैं कि तुम जीत जाओ, तुम बेहतर हो, तुम मेरे से बेहतर हो। देखिए, नम्रता अच्छी बात है, लेकिन इतनी नहीं। जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, शौक जीने का है, पर इतना भी नहीं। हर बात पर मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, इस बात का मुझे कोई शौक नहीं है। एक लेवल तक कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी अच्छा लगता है, जहां पर दोनों जीत रहे हो, ऐसा कॉम्प्रोमाइज। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप भी उतने ही बेनिफिट में हो जितना मैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, 20% इधर उधर इज ओके, बट ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से हार जाऊं और तुम पूरी तरह से जीत जाओ। नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं। तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। और दोनों लूज होने वाली सिचुएशन तो खैर वर्स्ट है, वो तो खैर बेवकूफी है कि मैं भी हार जाऊं और तुम भी, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। दैट्स ए टोटल रिडिकुलस सिचुएशन। अगर आप ऐसा आपकी सोच है तो फिर परमात्मा ही आपका मालिक है, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ट्राई टू हैव विन विन सिचुएशन, ओके। इसका मतलब है कि करेज एंड कंसिडरेशन के बीच में बैलेंस करना, हिम्मत पैदा करना, और एट द सेम टाइम मैं हिम्मत ले रहा हूं, एट द सेम टाइम मैं आपको भी कंसीडर करके चल रहा हूं। ये है विन विन सिचुएशन पैदा करना। अब हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हाईली इफेक्टिव लोगों की पहचान में से एक है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम, जब हम नॉर्मली बातचीत करते हैं ना, तो किसी की बात सुनने से पहले हम तुरंत जवाब तैयार कर रहे होते हैं। किसी की भी बात सुनते सुनते, ये अपने घर के में रिलेशनशिप के लिए लगा लीजिए, या एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट का रिलेशन आप लगा सकते हैं, बॉस और एम्प्लॉय रिलेशनशिप के भी अंदर आप ऐसा लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नॉर्मली हम अपनी बात को कहने के लिए उतने उतावले होते हैं कि सामने वाले को हम समझ ही नहीं पाते वो कहना क्या चाहता है। ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा ट्रू है, बहुत ज्यादा, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। मैंने कहा ना, ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, हर जगह, हर जगह। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल कि आप इसको जहां अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। केयरफुल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता हो कि ये सिचुएशन, ये चीज एग्जिस्ट करती है। जितना ज्यादा आपको ठीक से क्लियर होगा, उतना आप इसका यूज कर पाएंगे। तो पहले लोगों को समझने की कोशिश करें, सामने वाले को समझें, और फिर आपको भी अपने आप समझा जाएगा। सबसे पहले उसके बारे में सोचें, सामने वाले के बारे में, उसको समझें, अंडरस्टैंड करें कि ये पर्सन एक्चुअली क्या चाहता है।
केवल दिल से उसकी बात को सुन पाना ही उसको समझने में एक पहला स्टेप है। दिल से अगर आपने किसी की बात सुन ली ना, समझ लीजिए आपने उसको अपना बना लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और आप देखेंगे कि जो लोग सच में जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं ना, वो उन्हीं लोगों में से होते हैं जो पहले लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। अपनी बात तो हम कह ही देंगे, लेकिन पहले सुने सामने वाला क्या कहता है। इसका मतलब ये है, एक्चुअली ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। जैसा मैंने पहले कहा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, इस तरह के रिलेशनशिप में बहुत काम आता है सामने वाले को समझिए। अधिकतर रिलेशनशिप जो इश्यूज होते हैं उसका बेस कॉज यही है, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, बस सामने वाले को समझना नहीं चाहते, और यहीं से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज। ना सिनर्जाइज का मतलब होता है, एक्चुअली इसका मतलब है हर चीज में ग्रुप में काम करना। मैं अकेला थक जाऊंगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, ये वो वाली सिचुएशन है। कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना। मैं अकेला जितना कर सकता हूं और मेरी टीम जो कर सकती है, मतलब एक एक और दो 11, जैसे हम अपनी मुहावरे में इस तरह से बोलते हैं, एक एक ही होता है और दो मिलके, एक और एक मिलके दो नहीं होते, 11 हो जाती हैं। इसका मतलब हमारी कोलैबोरेशन की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सिनर्जाइज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मेंबर्स, उनके बीच में कोलैबोरेशन करना, ये हमारी पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। हैबिट नंबर 6, इसका मतलब है जब भी आप चलें तो टीम को साथ लेकर चलें, और रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली इसकी बहुत वैल्यू है। साथ लेकर चलें, इतना काम मैं करूं उतना आप करो, उतना आप करो तो इतना मैं करूं। सिनर्जाइज करना, बैलेंस बनाना, हार्मोनाइज करना, तो ये उस लेवल की चीज है जो आपको बहुत 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 बेनिफिट देती है, कोलैबोरेट करना। इसके बाद है हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ के लिए आपने वो एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी, जिसमें आपने ये सुना होगा कि बेसिकली ये था कि 8 घंटे अगर आपको एक ट्री को काटने के लिए दिए जाते हैं, तो आप कैसे अपना टाइम मैनेज करोगे। एक्चुअली ट्री को काटने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, ऐसा करके सवाल पूछा गया था। आप भी इसका जवाब अपने मन से पूछ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो जरा सा सोचिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक ट्री को काटने के लिए 8 घंटे दिए गए हैं, और ट्री को काटने में एक्चुअली 2 घंटे ही लगते हैं, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। जैसे कुछ लोगों का जवाब ये था कि मैं शुरू के 2 घंटे में ट्री काट लूंगा, और बाकी के 8 घंटे, बाकी के 6 घंटे एंजॉय करूंगा। क्वाइट गुड, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका विचार हो सकता है। दूसरा ये था कि मैं समहाउ मैं बीच शुरू के 2 घंटे पहले मैं एंजॉय करूंगा, फिर 2 घंटे ट्री कट कर लूंगा, उसके बाद जो 4 घंटे बचेंगे उसको मैं फिर एंजॉय कर लूंगा। अब बीच का भी आप टाइम लगा सकते हैं। और तीसरा ये था कि मैं सबसे एंड में, लास्ट के 2 घंटे में मैं ट्री काटूंगा, उससे पहले मैं अपने टाइम को एंजॉय करूंगा। कुछ रेयर लोग हैं जिन्होंने चौथा ऑप्शन चुना, जिन्होंने बोला कि मैं भी ट्री को लास्ट के 2 घंटे में ही काटूंगा, लेकिन जो शुरू के 6 घंटे हैं उनमें मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। शार्पनिंग द सॉ, ये जो वर्ड आया ये वहां से आया कि शुरू के जो 6 घंटे होंगे मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम इस कुल्हाड़ी का यूज बहुत बार करते हैं, लेकिन इसकी धार को तेज करना भूल जाते हैं। यूज तो लगातार करते चले जाते हैं, और हमें पता नहीं कि धीरे धीरे इसकी धार जो है कमजोर पड़ती चली जा रही है। हमने अपने आप की, अपनी कुल्हाड़ी की धार लास्ट टाइम कब तेज करी थी हमें याद भी नहीं होता। इसका मतलब है कि सेल्फ डेवलपमेंट पर हम काम करना भूल जाते हैं, अपने आप को ग्रो करवाना है, ये काम हम भूल जाते हैं। इसलिए आपने अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा देखा या सुना होगा कि समय के साथ साथ एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी घटती चली जाती है। एम्प्लॉय जब शुरू शुरू में आता है तो जितनी मेहनत करता है
और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी मेहनत करने की जो कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो कम होती चली जाती है। उसके उसके पीछे कुल कारण यही होता है कि वो अपनी 100 को शार्पन करना भूल जाते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस तो उनके पास बहुत हो चुका होता है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी कुल्हाड़ी की धार तेज करना वो भूल जाते हैं। यहां पर इन्होंने, स्टीफन आर कवे ने ये जो बोला है, हैबिट नंबर 7 इज शार्पनिंग द सॉ। इसका मतलब है कि अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करिए। इसका मतलब है कि अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर, अपनी स्किल डेवलपमेंट पर काम कीजिए। इसका सिंपल सा मतलब आपकी भाषा में कहूं तो जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, उसमें नए नए सेमिनार्स अटेंड करें, उसमें नए नए नॉलेज गेन करें। जो भी आपका फील्ड है, अगर कंप्यूटर फील्ड है तो उसमें नए नए कोर्सेज का पता लगाएं और अटेंड करें, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें। और अगर आपका जो भी फील्ड है, जैसा मैंने कहा, किसी भी फील्ड में आपके पास डेफिनेटली नई नई डेवलपमेंट होती चली जा रही है, तो उस फील्ड में अपने आगे क्या चल रहा है उसका पता लगाएं और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर भी टाइम दें। इसके लिए जरूर समय निकालें। ये है शार्पनिंग द सॉ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ओवरऑल अपने ऊपर भी काम करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको फटीग हो रहा है, थक गए हैं, अब आप ऑफिस के माहौल में लगातार बर्डन में काम करते करते बहुत सारे लोग थक जाते हैं, तो अपने आप पर काम करना भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। तो अपने आप को रिजुवनेट करने के लिए, अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए आप क्या करते हैं? कभी कुछ घूमने जाते हैं, कभी कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं। अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप क्या करते हैं? जरूर काम करें। शार्पन योर सॉ। यहां तक 7 हैबिट्स की थी। इन 7 हैबिट्स को यहां पर मैं फिनिश कर रहा हूं। अब है द 8th हैबिट, जिसके लिए इन्होंने अलग से अपनी एक और बुक लिखी, द 8th हैबिट नाम से। स्टीफन आर कवे ने इनके ऊपर एक अलग बुक लिखी। इसका मतलब ये है कि आप जो भी करें उसमें 100% अपने आप को इन्वॉल्व कर दें। फाइंड योर वॉइस एंड इंस्पायर अदर्स टू फाइंड देयर्स। अपने आप को पूरी तरह से किसी काम में जज्ब कर दें, अपने अंतरात्मा की जो वॉइस है उसको पहचानें और लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचानने में मदद करें। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं ना, आपने 7 हैबिट की बुक इन्होंने अलग लिखी और 8th हैबिट के लिए बिल्कुल अलग बुक पब्लिश की थी। 8th हैबिट नाम से बुक है स्टीफन आर कवे की। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई काम करें, अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट को पूरी तरह से 100% उसमें लगा दें। एक बार सवाल अपने आप से आप जरूर करके देखें, क्या आप जो भी करते हैं, जिस भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? आर यू गिविंग योर 100% इन दैट? ये आपकी 8th हैबिट का काम है। अगर आप नहीं दे रहे तो अपने आप को झकझोरिए, पहचानिए अपने आप को कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप 100%। और अगर आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं तो किसी और से 100% देने की उम्मीद ना रखें। आप दें तो अपने आप आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है जहां पर लोग भी आपके साथ वैसा ही काम करते हैं जैसा आप करते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपनी नेचुरल टैलेंट को भी एक्वायर करना। योर ओन वॉइस जब उन्होंने कही, योर ओन वॉइस का मतलब है अपने अंदर पहचानना कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरा कोर क्या है, मैं किस काम के लिए आया हूं यहाँ पर, नेचर ने मेरे को पर्पस क्या दिया है, मेरी सबसे कोर टैलेंट क्या है, मुझे क्या देकर भेजा गया है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। मेरा एक दूसरा वीडियो है, यू आर यूनिक। आप संसार में बिल्कुल आपके जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है, इस नाम से मेरा एक वीडियो है। वो भी लीडरशिप की बेहतरीन क्वालिटी में से एक है। वो वीडियो एग्जैक्टली इसी बात पर है। इसको मैं सेल्फ ब्रांडिंग बोलता हूँ। सेल्फ ब्रांडिंग का ये कंसेप्ट जो है चलता है, ये एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि आप ये पहचाने कि आपका अपना ब्रांड क्या है, मुझे नेचर ने क्या बनाकर भेजा है। क्योंकि संसार में हर एक इंसान के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो यूनिक होते हैं। DMIT
डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट हम लोगों का करते हैं, जिसमें कई बार तो बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैं कई सालों से मैं इस फील्ड में हूं, लेकिन अभी भी मैं नहीं जान नहीं पा रहा हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टैलेंट क्या है, मैं किस लिए आया हूं, मेरा पर्पस क्या है, ये उन लोगों को पता नहीं होता। तो डीएमआईटी उसमें एक हेल्प करता है, लेकिन वैसे डीएमआईटी इज नॉट द ओनली वे, और बहुत सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं जिससे आप ये पता लगाएं कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है। और जब आप अपने पर्पस को पहचान लें, उस पर काम करें, और अगर एक उस पर आप काम करना शुरू कर देते हैं जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है, जो आपका दिल कहता है करने को, तो यकीन मानिए कि आपको फिर एक भी दिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका मन अपने आप उसको करता है, क्योंकि वो आपकी हॉबी है, वो आपका एंजॉयमेंट है, वो आपकी लाइफ लाइन है, तो उसको आप एंजॉय करते हैं। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। तो रिजुविनेट करें, इस चीज को एंजॉय करें, और लोगों में ये बढ़ाएं, ये पावर लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट करें। पहले खुद को पहचानें, खुद का पर्पस जाने कि आप यहाँ क्यों आए हैं, और फिर लोगों को भी प्रेरणा दें, लोगों के अंदर भी वो आग, वो जज्बा पैदा करें कि आप यहाँ क्यों आए हो, अपनी जिंदगी के पर्पस को मीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।